हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआईजी के जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस बार के भी होने वाला रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना बार बार आते रहते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पाश्चुकरण। पाश्चुकरण कहते हैं दूध को 15 से 30 सेकंड गर्म करके 70 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखना ही पाश्चुकरण कहलाती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है ना ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं दहन। दहन उसे कहते हैं दोस्तों दहन की प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कैसे ग्रंथि है दोस्तों? जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गुद्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों। गुद्दे में निर्मित छोटे पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जो है ना अल्ट्रासाउंड के माध्यम का प्रयोग करते हैं, और इसी के माध्यम से पथरी के छोटे पत्थर को आसानी से ब्रेक किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में जो है ना कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात दोस्तों 3:8 के अनुपात में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ना, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन है दोस्तों। 6.37 मिलियन मीटर है दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि पानी की उपस्थिति के कारण जो है ना पृथ्वी देखने में नीला प्रतीत होता है, इसी कारण जो है ना पृथ्वी को नीला ग्रह कहा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंगोरा अल्पाइन और नुबियन किसका उदाहरण दोस्तों? तो अंगोरा अल्पाइन एवं नुबियन जो है ना बकरी का नस्ल का उदाहरण दोस्तों। बकरी का नस्ल का उदाहरण है अंगोरा अल्पाइन तथा नुबियन। अगला प्रश्न हो जाएगा, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे कहते हैं दोस्तों तत्व। तत्व एक ऐसा एलिमेंट है जिसे जो है ना रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और छोटे से कण में नहीं ब्रेक किया जा सकता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों के तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सी ऊतक सहायक होती है दोस्तों? तो पौधों के निर्माण छल्ले का निर्माण तथा जड़ों की वृद्धि में जो है ना लेटरल मेरिस्टेम जो है ना एक ऐसी प्रकार ऊतक है दोस्तों जो पौधों के तनों तथा छल्लों के जड़ों के निर्माण में वृद्धि उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा एक साथ उत्पादन क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों जनरेशन कहते हैं उस बिजली के उत्पादन की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस एक ऐसी लेंस है दोस्तों जो लेंस के वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं एलिफैटिक यौगिक कहते हैं दोस्तों उसे। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य दोस्तों ग्रीन हाउस
गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना ही क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं शक्ति। काम करने अथवा ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित करते हैं दोस्तों? तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं चिरलिटी। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चिरलिटी कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अधिक वसा का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? उसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं आयतन प्रत्यस्थता मापांक। आयतन प्रत्यस्थता मापांक कहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वे जानवर जिसकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं? वह जानवर जिसकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं डायप्लोप्लास्टिक जानवर। डायप्लोप्लास्टिक जानवर से कहते हैं दोस्तों। क्या अगला प्रश्न हो जाएगा, विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा दोस्तों? विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण क्या है? तो है दोस्तों मल्टीमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो पादप जगत को उभयचर कहते हैं दोस्तों, ब्रायोफाइटा कहते हैं। पादप जगत को उभयचर क्या कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लैंथेमन की परमाणु संख्या क्या है? तो लैंथेनम की जो है ना, लैंथेनम की परमाणु संख्या होती है दोस्तों 57 होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट में वह 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो 6 कार्बन परमाणु तथा 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं दोस्तों बेंजीन में यह प्रक्रिया पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि डॉट के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि कंपन के कारण जो है ना उत्पन्न होती है दोस्तों। ध्वनि किसी कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो है ना कंपन के कारण प्रमुख उत्पन्न होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा अंग है? तो हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंग है दोस्तों त्वचा। त्वचा जो है ना सबसे बड़ा अंग के रूप में गिना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डॉट होता है दोस्तों। तो उभयचरों तथा अधिकांश सरीसृपों में जो है ना 3 कक्षीय हृदय होती है। 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों उभयचर तथा अत्यधिक सरीसृप जीवों में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो डीएनए का प्रमुख रूप होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो डॉट कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह दोस्तों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ना सभी जानवरों का प्रमुख समूह होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन दोस्तों? तो पानी का बर्फ में बदलना जो है ना, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर थे दोस्तों? तो दिसंबर 2021 तक भारत में कुल मिलाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या थी 22 थी न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या दोस्तों दिसंबर 2021 तक।
अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रतिक्रिया को कहते हैं दोस्तों उद्यपातन। उद्यपातन कहते हैं दोस्तों ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय जो है ना HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होते हैं? तो एक आवेश के बराबर होती है दोस्तों 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पवन कोयला लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा है दोस्तों? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा दोस्तों पवन जो है ना गैर पारंपरिक है, यानी कि ये कभी भी समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं दोस्तों। पवन एक ऐसी ऊर्जा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया था? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के जो है ना इंटर की का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इंटर की का प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के लिए। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग ब्रेड को फूला हुआ प्रतीत करने के लिए बनाया जाता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया था? तो विटामिन सी जो है ना सर्वाधिक आंवला में पाया जाता है दोस्तों। तो आंवला में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया था? तो विटामिन सी पाया था आंवला में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ना यूएसबी का फुल फॉर्म है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल फाइनल ट्रांसफर से संबंधित है दोस्तों? HTTP, FTP और TCP में कौन सा प्रोटोकॉल जो है ना फाइल ट्रांसफर से संबंधित है? तो FTP जो है ना फाइल ट्रांसफर से संबंधित दोस्तों, FTP। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इसरो और नासा से मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है? इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट का निर्माण किया दोस्तों जो सूर्य से संबंधित है? तो निसार एक ऐसा सैटेलाइट है दोस्तों जो इसरो तथा नासा दोनों ने मिलकर बनाया है और ये जो है ना सूर्य से संबंधित दोस्तों निसार। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ना हेपेटाइटिस मानव शरीर के लिवर को कमजोर करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, राइजोबियम किस पौधों के जड़ में पाई जाती है दोस्तों? तो राइजोबियम जो है ना राइजोबियम दलहनी पौधों के पेड़ में की जड़ में पाया जाता है। दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है दोस्तों राइजोबियम। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम, आयरन एवं कैल्शियम में कौन सा जो है ना तत्व डी ब्लॉक के आता है दोस्तों? तो कौन सा तत्व जो है जो डी ब्लॉक में आता है? तो आयरन जो है दोस्तों आयरन जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट है दोस्तों आयरन। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक संख्या दोस्तों? तो परमाणु क्रमांक संख्या 30 जो है ना जिंक का परमाणु क्रमांक संख्या 30 है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली मोर तथा मेढक में से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है? तो मोर जो है ना मोर के हृदय में कुल मिलाकर के 4 कोष्ठक पाया जाता है दोस्तों मोर के हृदय में। अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है दोस्तों? तो आवेश का ऐसे मात्रक है कूलाम जो है ना आवेश का ऐसे मात्रक है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं दोस्तों। मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकी का जनक। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मल्पीघियन नलिका किसमें पाई जाती है? तो मल्पीघियन नलिका जो है ना मल्पीघियन नलिका आर्थ्रोपोड में पाया जाता है दोस्तों। आर्थ्रोपोड में पाया जाता है मल्पीघियन नलिका। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे कम भेदन क्षमता किसमें होती है? तो सबसे कम भेदन क्षमता जो है ना अल्फा कण में होती है दोस्तों। अल्फा कण में जो है सबसे कम भेदन क्षमता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मिट्टी के कण का आकार सबसे छोटा होता है? तो किस मिट्टी का कण का आकार सबसे छोटा होता है दोस्तों? तो चिकनी मिट्टी कण का आकार जो है ना सबसे छोटी होता है, जिसके कारण जो है ना इस मिट्टी को नाम है चिकनी। इसमें कोई भी प्रकार का कण नहीं पाया जाता दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा,
पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने तथा प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो लाइकेन जो है ना, पर्यावरण स्वच्छ रखने तथा प्रदूषण को संकेतक के लिए प्रमुख जिम्मेदार होती है लाइकेन। अगला प्रश्न हो जाएगा, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का क्रमांक कितनी होती है दोस्तों? तो CH2 होती है दोस्तों। कितनी होता है? तो CH2 अंतर होती है दोस्तों सजातीय श्रेणी का आणविक का क्रमांक। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इनफिल्ट्रेशन के कारण जो है ना, इनफिल्ट्रेशन के कारण जो है दोस्तों सतह का पानी तथा वर्षा का पानी पिघल कर जमीन में सो जाता है दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन के कारण। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्षाने में लिथियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ... होता है दोस्तों। तो आधुनिक अवर्षाने में जो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता तथा परमाणु त्रिज्या जो है ना घटती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो है ना, प्रथम तत्व हाइड्रोजन तथा लास्टतम थोरियम है दोस्तों। प्रथम तत्व हाइड्रोजन तथा अंतिम तत्व थोरियम है। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्यूज तार पतला और तांबा का क्यों बनाया जाता है? तो फ्यूज तार पतला और तांबा का इसलिए बनाया जाता है दोस्तों क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होती है दोस्तों। इसमें गलनांक की संख्या बहुत कम होती है तथा रेसिस्टिविटी जो है ना इसमें हाई होती है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, केसुरुकियों के सिल्वर में SER का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? तो SER का जो है ना केसुरुकी में प्रमुख भूमिका दोस्तों विष और औषधियों का मिश्रण करता है। विष तथा औषधियों को जो है ना मिश्रण करता है दोस्तों SER। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ओम का नियम बराबर क्या है दोस्तों? तो ओम का नियम बराबर होती है V बराबर IR। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है दोस्तों व्हाइट तथा ब्लैक फोटोग्राफी में किया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणें के डॉट के कारण बनता है दोस्तों। तो प्रकाश किरणें के अपवर्तन के कारण जो है ना, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आयतन और परावर्तन किरण के मध्यम डिग्री का कोण कितना होता है दोस्तों? जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है ना, तो आयतन तथा परावर्तन किरण के बीच का मध्य कोण 0 डिग्री होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी प्रतिबिंब होती है? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वो जो है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब होती है। दोस्तों जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो जिप्सम को आप अगर जलाइएगा आग में तो इसे जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जिप्सम को जलाने पर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है दोस्तों? तो डिंडल प्रभाव के कारण जो है ना, टिंडल इफेक्ट के कारण धुएं में प्रकाश की किरण दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? जो वस्तु जो है ना फोकस तथा वक्रता केंद्र पर रखते हैं दोस्तों, तो फोकस प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत मोटर में कुंडली का अर्थ घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करता है दोस्तों, तो विभक्त बल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा,
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि द्रव्यमान संरक्षण के लिए आसानी हो। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना बार बार इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, जो काफ़ी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पदायी होता है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो लाने में हमें जो है ना मोटिवेटिव मिलता रहता है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।